नमस्कार। ओमकार न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव चरित्र परिवर्तन में आज चर्चा होगी आमने सामने की। उत्तर प्रदेश और पंजाब में मुख्य रूप से आज चुनाव है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आज चुनाव की परसेंटेज लगभग 3 बजे तक करीब 45% रहा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं केशवनाथ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक शर्मा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्येंद्र चौरसिया जी। सत्येंद्र चौरसिया जी, आज की चुनाव पर आप किस तरह देख रहे हैं? चुनाव मतदान की जो रेशियो रहा है उसमें यह नहीं लग रहा है कि लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं। जी नमस्कार सर। देखा जाए तो अभी पिछले 2 चरण में जो चुनाव हुआ है काफी अच्छा खासा वोटिंग शेयर आया है लोगों का। लगभग 65-66 के आसपास उत्तर प्रदेश में देखा गया है। पंजाब में आज पूरे 117 विधानसभा सीटों पे आज चुनाव हो रहे हैं। अब देखा जाता है कि शाम तक कितने वोटिंग शेयर आता है लोगों का। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही प्रतिद्वंदियों पर, मतलब ताबड़तोड़ प्रतिद्वंदियों पर हमला का जोर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देखिए तो अयोध्या के भी अभय सिंह थे। अभय सिंह से आमना सामना आरती तिवारी का है। आरती तिवारी और अभय सिंह के समर्थकों ने एक दूसरे पर खूब लाठी डंडा फेरा और लास्ट में अभय सिंह के समर्थकों ने थाने में जाकर ईंट पत्थर खूब चलाए। इवन फायरिंग की नौबत आ गई, फायरिंग भी हुई। तो ये सब देखते हुए बुंदेलखंड में आज चुनाव का जिस रेशियो को देखा जा रहा है उस पर विवेक जी आपका क्या कहना है? ओमकार न्यूज का सबसे पहले धन्यवाद तो मुझे मौका मिला अपनी बात कहने का। कहना यही है कि आज की डेट में अराजकता इतनी फैलाई जा रही है जिसकी कोई आगे चल के इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि कितनी बड़ी ये घटना हो गई जाके। इस समय जो भी चुनाव पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, चाहे बसपा हो, सब एक दूसरे पर आक्षेप लगाने लगे हैं। कोई मुद्दा ना बेरोजगारी का उठा रहा है, ना कोई मुद्दा सामाजिक उठा रहा है, ना कोई किसान का मुद्दा उठाना चाहता है, ना विद्यार्थी का। मूलभूत आवश्यकताएं जो व्यक्ति की होती है उन पर कोई विषय नहीं है। सब एक दूसरे को कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ के एक दूसरे पर विचारधारा थोप रहे हैं। तुम आतंकवादी हो, तुम्हारे अंदर ये लोग हैं, तुम्हारे अंदर ये लोग हैं। कोई अपने अंदर गिरेबान में जाके नहीं देखना चाहता है। और आज की डेट में ये दिख रहा है आपको, जो परसेंटेज 45 जो दिखा रहा है आज के 3 बजे तक, ये दिख रहा है कि लोग बढ़ चढ़ के भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कोई। इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? विषय ये है कि इंटरेस्ट इसलिए नहीं व्यक्ति दिखा रहा है क्योंकि सामाजिक मुद्दे से हटा दिया गया है मुद्दा। आज की डेट में बस बेमनुष्यता, एक दूसरे पर आक्षेप। कोई ना तो कोई, हम किसान के पुत्र हैं तो हमको मालूम है कि समस्या क्या क्या किसान की आ रही है। किसी ने आज आके ये नहीं बोला कि किसान की समस्या में आज खाद की समस्या सबसे बड़ी है। लोग लाइन लगा के काफी सुबह चले जाते हैं, पूरे दिन लाइन लगाते हैं, पता चलता तब भी उनको खाद नहीं मुहैया कराई जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या पानी की समस्या उनका समाधान है? खाद की समस्या उनका समाधान हो रहा है? क्या मंडी के अंदर उनके अनाज की बिक्री हो रही है? ये सारे मुद्दों से हटाया जा रहा है किसान के। क्या बेरोजगार की समस्या पे, विद्यार्थी की समस्या पे कोई बात कर रहा है? क्या स्वास्थ्य समस्या जो कोरोना की सबसे बड़ी समस्या उभर के आई थी, क्या किसी ने पार्टी ने आके सामाजिक समस्या पे इस पे प्रश्न उठाया है? कोई नहीं। केसर जी, सर। आज नेता अपने वादे प्रतिवादे को छोड़कर भुजबल पर उतर आए हैं और खुलकर इसका प्रयोग करना है। अपने प्रतिद्वंदी को मारपीट, जान लेने का धमकी। राजभर जी ने कहा कि मेरे पर हमला कराया गया, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये सब लेकर क्या जनता के बीच में जो मुख्य मुद्दा है समाप्त हो गया, जिसका जिक्र विवेक जी ने किया है? क्या समाप्त हो गया? जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि जनता को अपनी ओर इस मारपीट की कुटाई को प्रदर्शित करके डरा धमका कर क्या उसको अपनी ओर कर ले खींच ले जाएंगे? धन्यवाद सर। सर अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्य में और आज जो चुनाव है पंजाब और यूपी में, तो 1-2 दिन से देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां एक दूसरे पे धार्मिक मुद्दे को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं। अभी देखा गया है क्या कहते हैं, ये कुमार विश्वास जो कि कवि भी हैं, कवि के बारे में कहा जाता है कि दिनकर जी थे, जब एक बार नेहरू जी संसद भवन जा रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए थे, तो उठाते हुए उन्होंने कहा था कि जब राजनीति
जब राजनीति गिरने लगती है तो कभी का दायित्व है कि वो उसे संभाले। लेकिन आप यही देखिए कि वो आज का कवि फिर वही धार्मिक मुद्दा को उठा रहा है, जो कि आज की घटना नहीं है, पिछले 5 साल की घटना है, जबकि ये मुद्दा अभी नहीं उठाया जाना चाहिए। और समस्या क्या आ रही है कि चुनाव आयोग भी इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, न ध्यान दे रही है जो लेना चाहिए। पहली बात आचार संहिता लागू है। हाँ सर, आचार संहिता लागू होने के बाद भी सर एक समय एक टीएन सेशन का जमाना था, उनके बारे में कहा जाता था कि वो सुबह नाश्ते में एक दागी नेता का वो नाश्ता करते थे। और आज देख लीजिए, आज हर पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, आधा से ज्यादा जो भी कैंडिडेट हैं वो दागी हैं, लेकिन क्या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? चुनाव आयोग को चाहिए कि जो भी दागी हैं उनको जनता के सामने उनका प्रोजेक्शन करना चाहिए, जो भी दागी नेता है कि उन क्या क्या बैकग्राउंड है, उन पर बैन लगाना चाहिए। ये यदि उन पर एफआईआर भी दायर हो जाता है फिर भी उन पर बैन लगना चाहिए, जबकि अभी क्या है कि जब तक सजा होती है तब 6 साल का बैन होता है। तो यही कारण है कि ये सब जो पार्टियां हैं, जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, महिला सशक्तिकरण का, किसान का जो मुद्दा है, तो आप जब इस समय में जब ये सब भुजबल हो गया, धार्मिक मुद्दा हो गया, जात पात धर्म से ये लोग भटका रहे हैं ताकि जनता का ध्यान मेन मुद्दों की ओर नहीं जाए, जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे जनता दूर हो जाए और वो लोग सब अपना फायदा उठा लें। और वोटिंग झांसी में 2 गुटों में खूब लकम जुत्ती हुई, डंडा लाठी चला, लास्टली बीजेपी के नेता थाने में धरने पे बैठ गए। क्या ये निर्णय जनता को दिलाएंगे जिनको खुद ही निर्णय नहीं मिल रहा है? देखिए सर, इसमें जितना दोष अगर कहीं ना कहीं राजनेताओं को दिया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा दोष तो हम जनता को दे सकते हैं, क्योंकि जनता अपने मतदाता के तौर पे एक दूसरे मतलब संगठित नहीं है, काफी हद तक देखा जाए तो। और कहीं ना कहीं टैक्स पेयर भी इसमें देखा जाए तो वो भी संगठित नहीं है, अपने मेन मुद्दे को लेकर एक संगठन के तौर पे पॉलिटिकल पार्टी के सामने अपने बात को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी इन सब लोगों को धार्मिक, जाति और सांप्रदायिक मुद्दों को इधर उधर भड़काते रहते हैं, जिससे उनको काफी फायदा मिलता है। जब उन सब चीजों से उनको फायदा मिल ही रहा है तो फिर रोजगार, महंगाई और ये सब चीज पे बात करने से कोई सब ज्यादा सरोकार रखते नहीं है। इसीलिए जन सरकार के सारे मुद्दे फांसी पर रख दिए गए हैं। केशव जी, पंजाब में चुनाव हो रहा है, उसमें मतदान करने के लोग बाहर आ रहे हैं और मुझे ये लगता है कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान रख में वोट कर रही है, इसलिए किसी से स्पष्ट बोल नहीं रही है बोल क्या रहा है और मतदान कहाँ जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट में यही जानकारी आ रही है कि लोग आपको तो बोल रहे हैं हाँ वोट दे रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ खाने कुछ और चल रहा है। क्या इसका निर्णय मतदान के बाद पता चलेगा? हाँ सर, तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि जनता का रुझान किस ओर था। जनता क्या उन पार्टियों को वोट दिया है जिन्होंने धार्मिक मुद्दों को उछाला है, या उन पार्टियों को मुद्दा दिया है जो कि बुनियादी सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है पार्टियां। तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बुंदेलखंड में किस स्तर तक जाएगी आज मतदान, विवेक जी? मतदान आज की डेट में अभी तो मतदान चल रहा है। मैंने अभी वहां पे जो जायजा लिया, मतदान का स्तर उतना नहीं दिख रहा है जितना पहले पार्टियों में दिखता था, वो स्तर नहीं आज दिख रहा है। लोगों में उतनी रुचि नहीं है, लोग इस चीज से थोड़ा नहीं घर से निकल रहा है उतना मतदान देने के लिए। 100 सालों से कानपुर को हब कहा जाता था उद्योग का, वो खत्म हो गया। आपके और भी बहुत सारे उद्योग, अलीगढ़ उद्योग का स्तर, ये जहां भी मुख्य रूप से घरेलू उद्योग था वो सब समाप्त हो गया, तो रोजगार कहां से उत्पन्न होगा? जी, इसका समस्या ये है कि हम लोग जो है कि उद्योग के विषय पे काम नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ जो पॉलिसी आती है, राज्य सरकार का काम होता है कि पॉलिसी में उस हिसाब का पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि आपका निवेश हो, यहाँ निवेश बढ़े। यूपी में कोई निवेश नहीं बढ़ाना चाहता। उसका सबसे पहला यही कारण है कि यहाँ इतने दंगे प्रसाद ये सारी चीजें होती है। ये भी एक विषय रहता है कि लोग यहाँ निवेश क्यों नहीं करना चाह रही, बाहरी पार्टियां क्यों निवेश नहीं करना चाहती है। तो उद्योग के विकास से सबसे बड़ा यही कि चमड़ा का उद्योग है कानपुर के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये सरकार में आने के बाद
थोड़ा लोगों में डर पैदा हुआ है चमड़े के प्रति, तो ये भी रहा है। आगरा में चमड़ा का उद्योग, कानपुर है चमड़ा का उद्योग। ये सबसे विषय रहा है कि यहाँ पे जो पशु में थे जिनको लोग चमड़ा में यूज करते थे, तो कहीं ना कहीं आज भय की वजह से नहीं यूज हो पा रहा है। ये भी एक समस्या है। सदन जी, आम लोगों का कहना यह है कि योगी सरकार के आने से ये गुंडा राज समाप्त हुआ है और ये एक मुख्य मुद्दा है। चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों या सिख समुदाय के लोग हों या अन्य समुदाय के लोगों हों, ये सबों ने इस चीज को माना है कि एक मायावती का जमाना था जब प्रशासन स्तर से बहुत अच्छा काम होता था। दूसरा, योगी का समय में लोग गुंडा राज से निजात पाया है। इस पर लोग ज्यादा वोट कर रहे हैं, खासकर महिलाएं। तो आपको क्या ये एक मुद्दा है, क्योंकि 2 चरण चुनाव हो गया, आज तीसरा चरण का है। बुंदेलखंड हमेशा वीरों की जगह मानी जाती है, तो क्या वहां भी भय, आक्रांत ये सब पनप रहे हैं? जी सर, अभी मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खास करके यूपी गवर्नमेंट को कि सीए प्रोटेस्टर्स में जितने लोगों का वो मतलब पैसा हड़पे राज्य सरकार वो किया है, एक्वायर किया है, उसको तुरंत वापस किया जाए। अब ये मुद्दा जो है बुंदेलखंड के चुनाव में काफी मतलब देखा जाए तो बढ़ा चढ़ा के एक तरफ केशवनाथ जी, एक तरफ तो देखिए टेनी जी के लड़के को छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये किस राजनीति के हद तक जा रहा है? सर, समस्या ये है ना कि जब राजनीतिक पार्टियां कुछ अच्छा करती है धर्म को लेकर, जैसे कि राम मंदिर बना, तो राम मंदिर में तो बीजेपी कहे कि राम मंदिर को हमने बनवाया, जबकि ये जुडिशियल मैटर था, जुडिशियरी से फैसला आया। तो लेकिन उसमें सरकार का इनिशिएटिव है केशवनाथ जी, इसमें सरकार का इनिशिएटिव है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। इनिशिएटिव है, ये हम मानते हैं, लेकिन फैसला तो जुडिशियरी का था ना। लेकिन उस आधार पे कोई नेता जाके वोट मांगे धर्म के आधार पे, इसे हम जायज नहीं मानते। एक जमाना था जो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था उस मंदिर का, तब वो भी राजनीतिकरण हुआ था। राजनीतिकरण तो है ही। आप अगर मान लीजिए घर में ही आप मालिक हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, उसका अप्रिसिएशन तो होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ तो आपको मिलना चाहिए केशवनाथ जी। सर नहीं, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो ठंडे बस्ते में चला जाए। उसको तो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष भी आज देखिए, कांग्रेस ने मुद्दा लाया क्या, नारी सशक्तिकरण। अपना ही पार्टी में 2 भेद हो गया नारी सशक्तिकरण में। मध्य प्रदेश का नेता ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, जो इसको रिजल्ट ओरिएंटेड नेता कहे जाते हैं। तो ये देखिए, पंजाब में इनका नारी सशक्तिकरण पर कुछ नहीं काम हुआ। इन्होंने कहा मेरा तो ससुराल है, ससुराल में भी इन्होंने अपना नारी सशक्तिकरण नहीं दिखाया। उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण दिखाया, वो आप देख रहे हैं। तो ये चीजों जो है, अन्य पार्टियां भी इसको उसी तरह अपना रही है। इसलिए हम आपसे ये दरखास्त करते हैं कि आप इस मुद्दे को जरूर उठाइए कि सभी पार्टियों में से क्या मुद्दा होना चाहिए जो जनता को लाभ पहुंचाए। सर, समस्या ये है ना कि बिहार यूपी जो स्टेट है, यहाँ धर्म और जात पात का मुद्दा हमेशा हावी रहता है। कल मैं एक मीडिया का रिपोर्ट देख रहा था, उसमें पूछा कि आप योगी को क्यों वोट दे रहे हैं, तो उसने यही बोला कि जो राम को लाएगा उसी को हम जिताएंगे। यानी कि यहाँ की जनता भी है, जो मुद्दा है उसको ध्यान नहीं दे रही है, उसको वही अच्छा लग रहा है जो हर पार्टियां चाह रही है सुनाने के लिए, वही लोग सुनना चाह रहे हैं, तो वही सुनाती है हर पार्टियां। तो समस्या मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपने भी देखा होगा, जनता के बीच जब लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या क्या सुविधा मिली, उनका कहना होता है हाँ मुझे तो सिलेंडर मिला, लेकिन अब हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। किसी ने कहा मुझे तो साइकिल मिला, मुझे तो लैपटॉप मिला। किसी ने कहा सरकारी मुद्दा जो योजनाएं हैं वो उसका हमने लाभ लिया। तो लेकिन वोट देंगे अखिलेश को। तो ये जो वोट शिफ्टिंग का मामला है, इसमें क्या कैसा होना चाहिए? क्या लोगों को स्वच्छ मतदान करना चाहिए
या उसमें ये जो दलगत राजनीति चल रही है उसमें ज्यादा लोग फंस रहे हैं? जी सर, बिल्कुल दलगत राजनीति में लोगों को नहीं फंसना चाहिए। लोगों को एकदम स्वच्छ राजनीति के तौर पे अपना वोट आकर शेयर करना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, उन 5 राज्यों में बेरोजगारी का एक आंकड़ा जारी हुआ है सीएमआई का। तो मतलब 2016 से 2021 के बीच में जो नौकरी प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में काफी सारा गिरावट देखने को मिला है। तो लोग वोट तो देने जा रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दे जो हैं वो सब उन सब चीजों पे वोट देने नहीं जा रहे। लोगों को जाति और ये धर्म और संप्रदाय के नाम पे लोगों को ऐसे करके वोट का वो किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज का काफी सारा फायदा उठा रहे हैं सब। युवा हमारे पैनल में हमेशा हम युवा को ही लेते हैं, ये हमारी आगे भी विशेषता रहेगी। हम नए युवा को ही लेंगे और इसी से हमारा कार्यक्रम चलेगा। विवेक जी आपसे मैं बेबाक जानना चाहूंगा कि देखिए वोट इलेक्शन उसके बाद भी आगे राजनीति है, क्या वोट बैंक के लिए ही राजनीति होनी चाहिए? जी, राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति राज सत्ता का मतलब होता है कि राज में जो नेता हम अपना चुनते हैं उसे ऐसा नेता चुनना चाहिए जो हमारे लिए एक कल का भविष्य निर्धारण करे, हमारे बच्चों का निर्धारण भविष्य करे, हमारे भाइयों का निर्धारण करे, हमारी बहनों के लिए करे। ये सबसे जरूरी होता है। कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा, एक बहुत विस्तार से देखना पड़ेगा। तो हमें बहुत सारी कमियां हर विभाग में दिख रही है। हम सबसे पहले चुनाव आयोग के आते हैं। तो चुनाव आयोग ने था कि शपथ में जो भी नेता अपना शपथ देगा, चुनाव आयोग में शपथ प्रमाण पत्र जमा करना होता है, तो उसमें अपनी सारी चीजें लिखेगा। जो भी होगा, जो भी घटना उसके जीवन में घटी है, चाहे उसने कोई एफआईआर दर्ज की हो, बेशक सुप्रीम कोर्ट या कोई न्यायालय से उसे दंड दिया गया हो, ना दिया गया हो, या चल रहा हो, अपनी पूरी देखा, अपनी संपत्ति ब्यौरा देगा। ये कहीं दिखा नहीं, कोई भी ये चीज नहीं दिखी। इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या लिया निर्णय अभी तक कुछ नहीं पता चला। विवेक जी दूसरी बात एक छोटी सी, अगर आप 100 नंबर डायल करें तो उसमें लिखा जाता है कि लोकल इंक्वायरी के द्वारा हमने जांच किया। क्या इन इतने बड़े बड़े नेताओं का लोकल इंक्वायरी कुछ नहीं है? सरकार की एक मंशा होनी चाहिए कि इस लोकल इंक्वायरी को मद्देनजर रखते हुए। केशवनाथ जी आप ये जानकारी मतलब रखते हैं विशेष रूप से, क्या ये लोकल इंक्वायरी कुछ नहीं होती? मतलब जो एक बाहुबली उसमें नेता चला गया, इससे निकल के अगर यहाँ टिकट नहीं मिला दूसरे पार्टी में जा रहा है, दूसरा पार्टी उसको खुले दुले दोनों हाथ से उसको टिकट दे रहा है। तो ये जब तक रुकेगा नहीं, जब तक इसके लिए सख्त कानून ना हो, और कानून नहीं बिल्कुल मंशा होनी चाहिए कि नहीं ये दागी है तो इनको हम टिकट नहीं देंगे, ये पार्टी का निर्णय होना चाहिए। सर मेरा कहना है कि जनता को, पार्टी से ज्यादा जनता को आगे आना चाहिए। ये जो भी दागी नेता है, कोई भी पार्टियां यदि उन्हें टिकट देती है तो इन दागी नेताओं का विरोध होना चाहिए। जब तक इनका विरोध नहीं होगा तब तक वो जो पार्टियां हैं वो इनको टिकट देती रहेगी, क्योंकि इनके पास पैसा का बल है, बाहुबल है। ये दोनों का उपयोग करके वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। तो इसमें जनता का विरोध बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि जो जिस पर एफआईआर भी हो गया हो उस पर भी बैन लगना चाहिए, और जनता को हर कैंडिडेट की जो भी जानकारी है बैकग्राउंड का, उसका सबको जानकारी होनी चाहिए। चुनाव आयोग प्रोजेक्शन करना चाहिए चुनाव से पहले, ताकि जनता जाने कि वो जिस कैंडिडेट को वोट कर रही है जनता, वो कैसा है, उसका क्या कैरेक्टर है, कैसा उसका बैकग्राउंड रहा है पिछला। सत्येंद्र जी आज के कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जनता में एक जागरूकता आई है। कई बात निकल कर आया कि हम फ्री का नहीं चाहते हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम फ्री का नहीं चाहते, हमें रोजगार चाहिए। क्या ये पॉलिटिकल लोगों की भाषा है या सचमुच में फ्री का नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए? जी सर, रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया इस देश में। खास करके प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो रोजगार काफी कम हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो मान लीजिए एग्जाम के थ्रू रोजगार मिलता है पब्लिक सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में तो काफी रोजगार कम हुआ। रोजगार कम होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है वो, उसमें जो सेकेंड सेक्टर है उसको सीधे इग्नोर किया गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको।
अब वहां पे ऑटोमेशन का काम किया जा रहा है, तो सीधे सीधे बेरोजगारी बढ़ेगी। छोटा सा रिएक्शन लेंगे केशव जी, एक रिएक्शन। आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब के चुनाव पे? आज पंजाब का चुनाव खत्म होने जा रहा है, 5 बजने वाला है। सर ये तो पहली बार देखा गया है कि यूपी की तरह पंजाब पे भी अब धर्म हावी हो गया, ज्यादा दिख रहा है। सब मिलके केजरीवाल को आतंकवादी बता रहे हैं, उसका आतंकवाद, उसको आतंकवादी बता रहे हैं। बस यही खेल चल रहा है, मुद्दों से बस भटकाने का कोशिश किया जा रहा है। विवेक जी, आपका बुंदेलखंड क्या कर रहा है? मेरा बुंदेलखंड में यही है कि जो बीजेपी का नारा रहा है कि देहेक तेपिक भौतिक तापा और राम राज नहीं काऊ व्यापा, मुझे लगता है इसका मार्मिक शायद बीजेपी ने नहीं समझा है। देहेक का मतलब होता है व्यक्ति को शारीरिक कष्ट ना होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि लोगों के पास चल रहा है शारीरिक कष्ट। आपकी जब कोरोना आया तो क्या कंडीशन आपको रही? देहेक तेपिक भौतिक तापा, आपको बीमारी, दुखी, स्वास्थ्य समस्या, कोई समाधान नहीं है। और ये रामराज की जो उन्होंने धारणा दी है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ इनके चुनावी मुद्दा ही हो सकते हैं, वास्तविक नहीं है। और इसमें एक और तुलसीदास की एक वो है, मैं बस कहना चाहूंगा उनकी एक, उन्होंने कहा है कि दशरथ तीन लोक बखाना, दशरथ सुत तीन लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। शायद इनको इस चीज को, इन नेताओं को इस चीज का मरम समझना चाहिए। राम कितने सहज थे, कितने नेताओं को इसका मरम समझना चाहिए सत्यन जी। हाँ, ये इतनी बड़ी बात कर दे विवेक जी, अब नेताओं को कब समझ आएगा भाई? 75 साल हो गया। नेता तो समझ रहे हैं सर, जैसे एक लाइन है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। नेता तो ये समझ रहे हैं, जब धर्म और जाति और संप्रदाय के नाम पे हमको वोट मिल रहा है, फिर बेरोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम क्यों बात करें जनता के बीच में। इसीलिए वो सब इन सब मुद्दों पे थोड़ा किनारे हो जा रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है केशव नाथ जी। सर हम एक बात और कहना चाहेंगे जी, बोलिए बोलिए। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो एक पंक्ति और लिखी गई है जो तुलसीदास जी ने लिखी है का, उसका हम जरूर कहना चाहेंगे। बोलिए बोलिए। कि समर्थ को नहीं दोष को साए। वो आज दिख रहा है, आपके मंत्री के बेटे ने जो भी काम कृत किया, क्या उनके बेटे को सजा मिली? न्यायालय से भी वो व्यक्ति को बेल दे दी गई। ये पंक्ति बिल्कुल हमको लग रही है कि आज की डेट में बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। सत्यन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। बोलिए सर। तुलसीदास ने राजा के बारे में लिखा है कि राजा मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी कि ये जो 80-20 का जो राजनीतिक पार्टियां खेल कर रही थी कि हमारे पास 80 है 20 है, तो तुलसीदास ने कहा कि सबको बराबर होना चाहिए। तो ये जो राजनीति होती है, आज तो रामायण का ही पूरा खेल है। ऐसा एक थे हमारे जानकार परिचित, वो कहा करते थे कि अगर मर्म को जानना है तो रामायण पढ़ो, अगर मर्म को जानना है तो रामायण पढ़ो, और राम राज्य क्या रहा था वो तो सब जानते हैं। सत्यन जी आपका भी धन्यवाद, केशव जी आपका भी धन्यवाद, विवेक आपका भी धन्यवाद। आज प्रोग्राम में यही विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।